हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस कस्टमर। तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। ओके, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लिफ्ट में जो किसी वस्तु या व्यक्ति का जो भार है किस प्रकार चेंज होता है, वो हमने स्टडी किया था। लिफ्ट में वस्तु का भार, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम रिमाइंड कर लें कि मान लो एक कोई व्यक्ति है, वेटिंग मशीन पे खड़ा हुआ है, तो उसका भार नीचे mg होगा, प्रतिक्रिया बल क्या होगा r। अगर लिफ्ट का वेग नियत वेग से वो ऊपर या नीचे की तरफ गति करती है तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो यहाँ भाई फोर्स 0 होगा, तो यहाँ r बराबर क्या आता है बच्चों, mg आता है। लिफ्ट अगर एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा वो r माइनस mg लगेगा, यानी r इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। तो यहाँ से बाहर बढ़ा हुआ प्रतीक दिखाई होगा। और अगर नीचे की तरफ चल रही है वो, तो नीचे क्या होगा, ma इज इक्वल टू mg माइनस r। ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो यहाँ बच्चों r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, mg माइनस ma हो जाता है। फिर हमने देखा था कि अगर लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, a इज इक्वल टू g है, तो आप देख रहे हैं कि a बराबर g होगा, तो r बराबर क्या हो जाता है, 0। इसे बोलते हैं वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, वेटलेसनेस, यानी भारहीनता की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारहीनता की अवस्था। नेक्स्ट आगे बढ़े गति के नियमों में, इस चैप्टर में आगे बढ़े तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन काफी मिलेंगे आपको इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। घर्षण क्या होता है, घर्षण। घर्षण क्या है, घर्षण, फ्रिक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन। तो बच्चों घर्षण क्या है, फ्रिक्शन क्या है, उसकी बात हम करें तो नाम तो सुना ही होगा आपने, घर्षण होना, फ्रिक्शन होना। घर्षण से मतलब क्या है, देखो घर्षण शब्द का मतलब अगर थोड़ा अपन देखें तो इसका मतलब है विरोध, विरोध करना। अगर अपन नाम पर जाएं तो इसके नाम का मतलब क्या होगा, विरोध करना, घर्षण करना, विरोध। अब किसका विरोध करता है, इसे मान लो हम थोड़ा स्टार्ट करें इसको अपने दैनिक जीवन के उदाहरणों से। जैसे सपोज करो मैं इस मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैंने लिखा घर्षण। सपोज करो मैं जो मानो ब्लैक बोर्ड था उसमें चौक से लिख रहा हूं, तो जो चौक का पाउडर है वो इस पे चिपक गया, तो उसका विरोध करा नीचे जाने से, गुरुत्वाकर्षण बल का विरोध कर दिया। चौक का जो पाउडर है, चौक के जो कण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहां जाने चाहिए, नीचे की तरफ जाने चाहिए, लेकिन वो बोर्ड पर चिपक गए, हमने घर्षण लिख दिया उसको। यानी बोर्ड पर लिख पाना किसके कारण संभव हुआ, घर्षण के कारण संभव हुआ। तो घर्षण से ही आप चल पाते हो पृथ्वी की सतह पर। अगर आपने देखा होगा कि अगर मान लो बहुत ज्यादा फिनिशिंग है फ्लोर में, बहुत ज्यादा चिकनाई है, तो आप वहां चल नहीं पाते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बर्फ पे चल के बताओ तो आप नहीं चलोगे, क्योंकि वहां घर्षण बहुत कम है या ना ही नहीं है। मैं कहूं तेल है, मान लो तेल फैला दिया है, तेल पे आप चलो तो वहां आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि वहां घर्षण नहीं है। तो यहां वो फिसलने का विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, फिसलने का विरोध कर रहा है, घर्षण। तो बच्चों घर्षण का मतलब होता है विरोध। अब किसका विरोध कर रहा है, यह घर्षण होता क्यों है, क्या है घर्षण। तो घर्षण क्या है, जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं। दो वस्तुएं आपस में क्या आती है बच्चों, संपर्क में आती है, तो वो एक दूसरे की गति का विरोध करती है, आपेक्षिक गति का विरोध करती है। तो किसके कारण होता है, वो घर्षण के कारण होता है। तो घर्षण को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो घर्षण, ये इसको मैं ऐसे लिखूं, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है,
फिसलती है, यह क्या बोल दें, गति करती है, यह गति करती है। तो एक वस्तु दूसरी पर फिसल रही है, दो वस्तु हैं, तो दो की जब बात होती है तो आपेक्षिक गति की बात करते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है या गति करती है तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध जिस गुण के कारण होता है, दो वस्तुएं आपस में गति कर रही हैं, तो जिस गुण के कारण होता है वही गुण क्या कहलाता है बच्चों, घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। तो घर्षण क्या है, दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करता है घर्षण। दो वस्तुओं के मध्य होने वाली कौन सी गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इसे बोलते हैं घर्षण। विरोध करना, घर्षण होना। तो घर्षण से अपन चल पाते हैं, घर्षण है इसलिए हम रोड पर चल पाते हैं, पृथ्वी की सतह पर हम चल पा रहे हैं। घर्षण है इसलिए अपन बोर्ड पे लिख पा रहे हैं। अरे बात समझ में, घर्षण है इसलिए हम बोल पा रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो वोकल कॉर्ड में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वहां से हम बोल पा रहे हैं। तो घर्षण उपयोगी भी है, लाभदायक भी है और थोड़ा नुकसानदायक भी है। जैसे हमारे जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाते हैं घर्षण के कारण, फिर ऑयल लगाया जाता है, उनमें ऑयल डालते हैं अपन अपने व्हीकल्स में, कलपुर्जे वगैरह जो होते हैं वो घिस जाते हैं घर्षण के कारण। घर्षण से हानि होती, ऊष्मीय हानि भी होती है। फ्रिक्शन इज कॉज फॉर हीटिंग लॉस। तो घर्षण का मतलब क्या है, दो वस्तुओं के मध्य कौन सी गति का विरोध करता है, आपेक्षिक गति का विरोध कर रहा है। अब देखिए बच्चों, घर्षण जो है वो दो प्रकार का होता है। घर्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। घर्षण मूलतः दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई, घर्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट इसको फोकस करते हैं। घर्षण कितने प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। क्लियर है। एक को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा होता है गतिक घर्षण। दूसरा क्या होता है, गतिक घर्षण। ठीक है। तो घर्षण मूलभूत रूप से दो प्रकार का होता है, एक तो स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। तो पहले मैं स्थैतिक घर्षण को लूं, स्थैतिक घर्षण, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो नाम से क्लियर है, स्थैतिक यानी स्थिर। तो जब तक वस्तु स्थिर है, जब तक वस्तु स्थिर है तो उस पर कौन सा घर्षण बल कार्य करता है, स्थैतिक घर्षण बल कार्य करता है। वस्तु की स्थिर अवस्था में वस्तु की स्थिर अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है, वस्तु की स्थिर अवस्था में जो लगता है, वस्तु की स्थिर अवस्था में कार्यरत घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो वास्तव में एक फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण बल होता है। तो स्थिर अवस्था में जब तक वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर जो घर्षण लग रहा है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है। सपोज करो ये मान लो कोई सतह हमारे पास है और हमने यहां कोई ब्लॉक रख दिया, कोई द्रव्यमान रख दिया। ठीक है।
इसका मान लो द्रव्यमान कितना है भाई, m द्रव्यमान है इसका। क्लियर है? तो आपको पता है तो फोर्स लगेगा, एक तो उसका भार mg और इस भार के प्रतिक्रिया स्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगेगा कैपिटल R। ठीक है? तो अब वस्तु इस तरह अभी कोई घर्षण हमें नहीं एहसास होगा। ठीक है? तो अब आपने क्या करा, इसमें कोई फोर्स लगाया, क्या लगाया, कोई फोर्स लगाया, और वस्तु स्थिर अवस्था में ही है। कोई भारी वस्तु है उसे आप खींचना चाहते हो तो घर्षण जाता है, फोर्स लगा रहे हो। एक वस्तु अभी स्थिर अवस्था में ही है तो इस पर एक बल कार्य कर रहा है विपरीत दिशा में, उसे बोलेंगे बच्चों Fs। तो ये स्थैतिक घर्षण है, स्टैटिक फ्रिक्शन बल। तो इसका जो अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण अधिकतम मान कौन निर्धारित करेगा, इन दोनों वस्तुओं की प्रकृति निर्धारित करेगी। तो आप बल लगाए जा रहे हो, तो आपके द्वारा जो लगने वाला बल है वो इसके अधिकतम मान से जब ज्यादा होगा तभी वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी। तो आपने फोर्स लगाया लेकिन वस्तु स्थिर है, तो ये जो मान है इस पर जो घर्षण बल कार्य होता है उससे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और देखो बच्चों, जो स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। समझ गए भाई? कोई वस्तु हमारे पास है, हम फोर्स लगा रहे हैं, हम बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु अभी गतिशील नहीं हुई, तो उस समय जो घर्षण बल कार्य कर रहा है, क्योंकि बल लगाने से वस्तु गति करनी चाहिए, लेकिन वस्तु ने अभी तक मूव होना शुरू नहीं करा, वस्तु ने अभी तक गतिशील होना शुरू नहीं करा, तो इस समय वस्तु की स्थिर अवस्था में जो घर्षण बल लग रहा है उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण बल कहलाता है। और बच्चों, जो सीमांत घर्षण बल होता है Fs मैक्सिमम, मैं स्मॉल f से शो कर रहा हूं, स्मॉल Fs मैक्सिमम, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। सीमांत घर्षण बल यानी स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उसी को हमने क्या बोला है, सीमांत घर्षण बल। तो ये जो सीमांत घर्षण बल है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आपको पता है कांस्टेंट आएगा, तो Fx मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू एस आर। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है Fx मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस आर, इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहां जो म्यू एस है वही निर्धारित करेगा कि घर्षण कितना है। देखो समीकरण एक में जो म्यू एस है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है? म्यू एस को क्या बोलते हैं बच्चों, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। स्थैतिक घर्षण गुणांक यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ये होता है म्यू एस, स्थैतिक घर्षण गुणांक। इक्वेशन 1 से आप देखें, समीकरण 1 से बच्चों म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, Fx मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात है उसे क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो बच्चों ये जो म्यू एस का मान है वो वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, म्यू एस केवल डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है? ऐसा नहीं मान लो एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, तो भाई इनके संपर्क क्षेत्रफल पर कि आप ये हमने थोड़ा कम क्षेत्रफल करा या ज्यादा क्षेत्रफल करा, इसको कम कर दिया ज्यादा कर दिया, उस पर डिपेंड नहीं करता। म्यू एस केवल डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ मैटर, कि पदार्थ कौन सा है। अरे बसन में तो म्यू एस केवल किस पर डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट बात है, पदार्थ की प्रकृति पर। म्यू एस का मान पदार्थ की प्रकृति पर
निर्भर करता है। म्यूएस का मान किस पे डिपेंड करता है भाई? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। म्यूएस का मान वस्तुओं के, जो भी दो वस्तुएं संपर्क में आ रही हैं, इंपॉर्टेंट बात है, वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर, वस्तु छोटी हो बड़ी हो, वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। म्यूएस का मान वस्तुओं के संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। म्यूएस केवल डिपेंड करता है पदार्थ कौन सा है, दोनों कांच है, लकड़ी है, बोनाइट है, कुछ भी वस्तु हो, उस पर निर्भर करता है, पदार्थ की केवल प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। तो म्यूएस इज इक्वल टू एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। तो ये बच्चों है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, अब देख रहे हैं इसका कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ठीक है, तो मात्राहीन और विमाहीन नियतांक होता है। म्यूएस विमाहीन एवं मात्रकहीन है, यानी इसका कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होता है। म्यूएस का कोई मात्रक या विमा बच्चों नहीं होती है। क्लियर है? ओके, अरे बात समझ में? तो म्यूएस को बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक, एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल आर। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तुओं के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो म्यूएस विमाहीन और क्या होता है बच्चों? मात्रकहीन। तो ये हुआ आपका स्थैतिक घर्षण। दूसरी बात करें हम गतिक घर्षण की। देखिए तो सेकंड हम बात कर रहे हैं गतिक घर्षण। काइनेटिक फ्रिक्शन। गतिक घर्षण। तो बच्चों अभी हमने स्थिर अवस्था में बात करी कि भाई स्थिर अवस्था में वस्तु में क्या है? घर्षण है। जैसे ये वस्तु थी हमारे पास, ठीक है, ये फोर्स लग रहा था mg, उसका वेट, उसका भार, r प्रतिक्रिया बल, और यहां अपन फोर्स लगा रहे हैं, और ये हो गया बच्चों एफ एस मैक्सिमम। तो हमने देखा कि अगर जब फोर्स लगाओगे उस फोर्स का मान इससे ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु गति करना शुरू कर देगी। वस्तु गति करना शुरू कर देगी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू जो है वो एफ एक्स मैक्सिमम से क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तभी तो वस्तु गति करना शुरू करेगी एफ की दिशा में। तो क्या गति शुरू होने के बाद हमेशा वस्तु गति करती रहेगी? गति शुरू होने के बाद क्या वस्तु गति करती रहेगी क्या? आपने साइकिल पे मान लो पैडल मार दिया तो साइकिल चलती रहेगी क्या? आपने फुटबॉल पे किक मार दी तो फुटबॉल आगे बढ़ती रहेगी क्या? आपने बॉल को हिट कर दिया तो आगे चलती रहेगी क्या? ऐसा नहीं होता। आप देखते हो कि कुछ समय बाद वो रुक जाती है। यानी गतिशील अवस्था में भी घर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ही वो रुकती है, उसका वेग 0 होता है। ऐसा नहीं होता, घर्षण लेस, फ्रिक्शन लेस सतह होती, घर्षण नहीं होता तो एक बार आप गति करा दो उसके बाद वो गाड़ी चलती ही रहती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गतिशील अवस्था में भी घर्षण होता है, उसे क्या बोलते हैं? गतिक घर्षण। तो इसको भाई ग्राफ से समझें। मान लो ये मान लो घर्षण बल है एफ एस, ये एफ बोल दिया मैंने, और ये अपन बाह्य बल लगा रहे हैं एफ। ठीक है, ये तो क्या है? घर्षण बल, और ये हो गया हमारा बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? अब देखिए जैसे से आप फोर्स लगा रहे हो वस्तु स्थिर है, यानी उसका घर्षण बल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब वस्तु का जो घर्षण बल है वो सीमांत घर्षण बल तक पहुंच जाता है, यानी ये क्या हो गया? एफ एक्स मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद वस्तु गति करना शुरू कर देती है। इसका मतलब वस्तु का जो घर्षण है, जो दोनों वस्तुओं के मध्य घर्षण है, वो कम होता है। क्या हो जाता है बच्चों? वो इस तरह कम होता है, उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है फिर। तो ये जो मान कम हुआ, ये जो वैल्यू है ये वाली, तो इस समय यहां जो घर्षण है उसे क्या बोलते हैं? एफ के बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन, ये गति घर्षण होता है।
इसे अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, गतिक घर्षण। ठीक है, यहां तक वो एफएस था, स्थैतिक घर्षण था। तो अपने फोर्स बढ़ाते 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 हुआ एक स्थिति ऐसी आई कि जब वस्तु गतिशील हो गई, वस्तु गतिशील होने का मतलब ये हुआ कि उसका घर्षण थोड़ा डाउन हुआ, थोड़ा लेस हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर्षण खत्म हो गया, वस्तु गतिशील है लेकिन उसमें घर्षण बल लग रहा है, वो कौन सा कहलाएगा, गतिक घर्षण बल। तो गतिक घर्षण का मतलब क्या हुआ, गतिशील अवस्था में जो घर्षण लगता है, गतिशील अवस्था में कार्यरत, गतिशील अवस्था में कार्यरत घर्षण को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, गतिशील अवस्था में कार्यरत घर्षण को क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। और बिल्कुल इस पहले की तरह ही जो गतिक घर्षण बल होता है वो भी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, गतिक घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, उसका द्रव्यमान m है, तो उसका वेट कितना होगा mg, तो उतना ही क्या लगता है, प्रतिक्रिया बल r। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा, उतना ही ज्यादा प्रतिक्रिया बल होगा, उतना ही ज्यादा घर्षण बल होगा। यानी हल्की वस्तु है उसे गति कराना आसान है, घर्षण कम महसूस होगा। भारी वस्तु है उसे गति कराना मुश्किल है, तो घर्षण क्या होता है, ज्यादा। तो एफ के इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर और एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर। वहां मैंने म्यू एस लिखा था, यहां क्या लिखेंगे, म्यू के। तो बच्चों वही पहले की बात है, समीकरण नंबर 1 में जो म्यू के है उसे क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। समीकरण नंबर 1 में म्यू के को क्या बोलते हैं भाई, गतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, गतिक घर्षण गुणांक, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। समीकरण नंबर 1 में म्यू के क्या कहलाता है, गतिक घर्षण गुणांक कहलाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से जो म्यू के होगा वो म्यू के क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन कैपिटल आर। इक्वेशन 1 से म्यू के क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन कैपिटल आर, एफ के अपॉन कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर क्या होगा, ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि गतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो अनुपात है उसे क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। बिल्कुल आपको पता है कि जो गतिक घर्षण बल है वो, चूंकि गतिक घर्षण बल जो होता है वो स्थैतिक घर्षण बल से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो म्यू के भी हमेशा म्यू एस से क्या होता है बच्चों, कम होता है। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक के मान से सदैव क्या होता है, कम। तो ये था हमारा गतिक घर्षण। वही म्यू एस की तरह ही म्यू के भी विमाहीन और मात्राहीन है, वस्तुओं की केवल प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ओके, तो बच्चों इसी में मैं ले रहा हूं घर्षण कोण। घर्षण कोण, इसको देखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है, तो घर्षण कोण क्या होता है उसके बारे में बात करें। देखो, सपोज दैट हमारे पास ये वस्तु है, ठीक है। अब ये आपको पता ही है इस वस्तु का भार क्या होता है, mg। ये क्या होता है बच्चों, भार, वेट। और भार के कारण प्रतिक्रिया स्वरूप एक प्रतिक्रिया बल लगता है कैपिटल आर, इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया बल, रिएक्शनल फोर्स। ये हमने न्यूटन के तीसरे नियम में सीखा था, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ओके। तो अब मान लो ये देखो सतह पे लग रहा है, समझाने के लिए मैं इसे पॉइंट मान रहा हूं कि हम फोर्स लगा रहे हैं कैपिटल एफ, हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, कैपिटल एफ, और ये अधिकतम घर्षण बल लग रहा है उसमें एफ एस मैक्सिमम। क्या लग रहा है बच्चों, एफ एस मैक्सिमम। ठीक है,
तो ये एफ एक्स मैक्सिमम क्या होता है? सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, ठीक है। और ये एफ क्या है जो हम फोर्स लगा रहे हैं? बाह्य बल है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब देखो बच्चों, ये सीमांत घर्षण बल और ये प्रतिक्रिया बल, इन दोनों का परिणामी आपका कैसा परिणामी? तो ये होगा, इन दोनों का परिणामी ये हो गया। इसको मैंने सपोज करो नाम दे दिया पी, क्या नाम दे दिया बच्चों? पी नाम दे दिया। तो अब ये जो सीमांत घर्षण बल और प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है, ये परिणामी बल है पी, ठीक है। पी क्या है भाई? पी आर प्रतिक्रिया बल और एफ एस मैक्सिमम सीमांत घर्षण बल का परिणामी बल है। तो इस परिणामी बल और ये जो आर है प्रतिक्रिया बल, इसके मध्य जो एंगल बनता है ये वाला, तो ये थीटा जो है इसी को बोलते हैं घर्षण कोण। क्या बोलते हैं? घर्षण कोण, थीटा। तो क्लियर हो गया ना? तो क्या होगा घर्षण कोण अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो क्या बोल सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल एवं प्रतिक्रिया बल, सीमांत घर्षण बल एवं प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल, इन दोनों का परिणामी के परिणामी बल तथा प्रतिक्रिया बल, परिणामी बल हो गया P तथा प्रतिक्रिया बल के परिणामी बल तथा प्रतिक्रिया बल के मध्य जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, के मध्य कोण को क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण कोण कहते हैं। सीमांत घर्षण बल एवं प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी बल है तथा प्रतिक्रिया बल के मध्य जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे? घर्षण कोण कहते हैं। क्लियर है? ओके, चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या होती है। तो सपोज करो ये थीटा मेरे पास है, ठीक है। तो इसको चलो मैं और इसे बढ़ा दूं। देखो यहां एक इस तरह लाइन बनाता हूं मैं, और यहां एक इस तरह लाइन बना, चतुर्भुज सा बन गया एक। तो ये थीटा है, तो ये एफ एस मैक्सिमम है, ठीक है। ये एंगल बन गया एक तरीके से हमारे पास। इसको मैं नाम दे दूं, मान लो ओ, ये हो गया मान लो ए, क्या हो गया? बी। तो आप देख सकते हैं, देखो त्रिभुज ए ओ बी में या ओ ए बी में थीटा मुझे निकालना है। तो देखो tan थीटा में लूं तो थीटा, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। तो मैं ऐसा करता हूं इस त्रिभुज को अलग से देख बना के हम समझ लें इसको, ताकि और क्लियर हो जाएगा आपके। देखो ये हो गया O पॉइंट, ये A पॉइंट है, और ये बच्चों क्या है? B पॉइंट। तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री। अभी AB क्या हुआ? AB हो गया आपका एफ एक्स मैक्सिमम, AB क्या हो गया? एफ एक्स मैक्सिमम, ठीक है। और ये OB क्या है? R है, प्रतिक्रिया बल है R। तो आप देख रहे हैं बच्चों, देखो ये तो हो गया हमारे पास 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या बच गया? ये आधार बच गया। तो आप सोच रहे हो मैंने tan थीटा क्यों लिया? tan थीटा इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास लंब और आधार की वैल्यू है। तो त्रिभुज OAB में जो tan थीटा होगा मुझे मिलेगा लंब बटा आधार, यानी AB अपॉन OB। tan थीटा क्या मिलेगा? AB अपॉन OB, ठीक है। इसलिए मैंने थीटा मुझे निकालना है, तो मैंने tan थीटा दिखा क्योंकि मेरे पास लंब और आधार की वैल्यू है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ AB एंड OB। तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है? एफ एक्स मैक्सिमम, ओके, और OB की वैल्यू क्या है? R, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। tan थीटा, थीटा बहुत कम होता है, तो इसको मैं थीटा लिख दूं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। ये हो गया हमारा घर्षण कोण। एफ एक्स मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R, ये क्या है बच्चों? ये घर्षण कोण है, फ्रिक्शनल एंगल है। कि सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल के अनुपात को क्या बोलते हैं? घर्षण कोण कहते हैं, थीटा। सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का अनुपात, इस आपको दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 1। इसको अगर मैं बोल दूं तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि सीमांत घर्षण बल एफ एक्स मैक्सिमम और कैपिटल R प्रतिक्रिया बल
क्या अनुपात को क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।